Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me is my co-anchor Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार पर नजर डालेंगे और प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। और अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Ambrish, and Siddharth. Once again, welcome to our program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic equity indices end with marginal gains. Sensex closes around 82,000. Nifty settles at 25,084. India and Russia reaffirm shared ambition to expand bilateral trade in balanced and sustainable manner. And both houses of parliament passed the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025. Bill encourages esports and online social games, prohibits online money gaming. घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 82,000 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी 25,084 पर जा पहुंचा। भारत और रूस ने आपसी व्यापार को संतुलित और निरंतर ढंग से बढ़ाने की महत्वाकांक्षा को दोहराया और संसद के दोनों सदनों ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में आज एक दायरे के अंदर कारोबार हुआ और संवेदी सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 143 अंक यानी 0.17% बढ़कर 82,001 अंकों पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 33 अंक यानी 0.13% की बढ़त के साथ 25,084 अंकों पर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ। मिड कैप सूचकांक 0.1% से अधिक गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक बिना किसी परिवर्तन के बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices ended with marginal gains in range-bound trade today. The Sensex rose 143 points or 0.17% to close at 82,001. Similarly, Nifty gained 33 points or 0.13% to settle at 25,084. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended on a muted note. The mid-cap index dipped over 0.1% and the small-cap index closed unchanged. सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 16 में गिरावट दिखाई दी। घाटा दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों के शेयरों में पावर ग्रिड में 1.5%, इटर्नल में लगभग 1.5% और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बढ़त दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 1.1% से अधिक, आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लगभग 1.1% और बजाज फाइनेंस का शेयर 0.9% तक बढ़ा। In sectoral indices at the BSE, 11 out of 21 sectors ended in positive territory. In the top gainers, healthcare was up by 0.6%, realty rose over 0.4%, and industrials advanced over 0.2%. Among the top laggards, power lost more than 0.9%, utilities dropped over 0.6%, and services dipped over 0.5%. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में आज रुपया 19 पैसे गिरकर 87 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में
98.32 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ जी, शेयर बाजार का हाल जैसे हमने देखा कोई खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 82,000 का जो लेवल है वो बाजार उस लगभग उसके आगे पीछे बना हुआ है। आप क्या कारण बताते हैं जो स्टेबिलिटी जिस तरह की बाजार में हमें दिखाई दे रही है? नहीं अमरीश जी, देखिए जो ये सप्ताह शुरू हुआ, जैसे ही प्रधानमंत्री जी का जो 15 अगस्त में उन्होंने ये इस बात की घोषणा की कि जीएसटी में जो है जो रेट रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, एक तो उसका उन्होंने जो घोषणा की और उसके बाद ये आया कि जो जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर है वो केवल 2 रेट स्ट्रक्चर रह जाएंगे। और तो इसके बाद से एक बाजार में उत्साह था। साथ साथ एक और अनाउंसमेंट उन्होंने किया कि जो जीएसटी को लेके बहुत जो परेशानियां आ रही हैं, कारोबार जो बिजनेस को परेशानी है, उसमें भी जो है तुरंत जो है उसको देखा जाएगा, सुधार होगा। और उसी क्रम में देखेंगे कि 2 दिन से वित्त मंत्री जी की बैठक चल रही थी राज्यों के वित्त मंत्री के साथ। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इमीडिएट कारण था जो इस सप्ताह में जो बाजार में जो हमने तेजी देखी, जैसे ही सोमवार को बहुत तेजी थी, उसके बाद और वो अभी भी बरकरार है, बाजार जो है पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये था, क्योंकि अभी अगर आप एक्सटर्नली देखेंगे तो कहीं भी डिमांड का जो है एक अनिश्चितता बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल हो या ट्रम्प साहब के जो टैरिफ अनाउंसमेंट्स को लेके जो एक अनिश्चितता आई है। तो ये ज़रूरी था कि इस तरह का कोई जो है डिमांड पुश देने की ज़रूरत थी, और ये बहुत दिन से इसकी बातचीत भी हो रही थी। तो एक इमीडिएट कारण वही बना जो जीएसटी में। साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स हैं जो बहुत दिन से जिनकी चर्चा चल रही है, तो उस पर भी 2 कमेटियां गठित होंगी और उस पर भी जल्दी जो है आगे बढ़ेगी सरकार। Right. So, Siddharth, the 82,000 mark encouraging, and we can see a rising trend. But in your opinion, has this rising trend been spread across sectors, or it's not reflected in all the sectors? No, that is true, Gaura. What you're saying is a very important point. Yes, because if you look at the this upward trend in the market, obviously it's not widespread. It's not covering the wider breadth of the market. But yes, and I would say the reason still is because if you look at the quarterly results also, the Q1 results, you would have seen the results are not that encouraging for the companies, and that is the reason I think. And plus, why it is not so? Because we see a lot of uncertainty which has been there, and uncertainty globally, not for the domestic Right. reasons obviously, because for domestic reasons I think our macroeconomic fundamentals, you look at inflation, interest rates, you look at the steps taken by the government, good monsoon, so everything is positive. But the uncertainty and the lack of external demand probably also obviously leads you into a cautious approach, and probably that is what is also reflected in the markets. Yes, and that is why I think government is stepping in now with these GST reforms, the rate rationalization, which would lead to fall in prices and should spur demand, should bring people would come forward, I'm sure, to in purchase, and especially coming in as we move into the festival season around Diwali. Now Diwali is not very far away. Plus already money has also been given to people in form of income tax rebate that was announced in the budget. So I think all in all those are the reasons, plus the second generation reforms which Prime Minister has also announced, and government is very soon going to set up committee to initiate that also. So I think that probably the reason what you're saying is still not widespread, because obviously these are the kind of uncertainty which continue to linger on the market. So if we have seen some very positive movements on Russia, Ukraine, if those kind of things work out, I'm sure this euphoria could spread. Right. और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग 0.4% बढ़ा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में बढ़त 0.3% की रही। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 0.6% से अधिक गिरा। हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में गिरावट 0.2% से अधिक की रही। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट का रुख बना रहा। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.6% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। लंदन का फुटसी और जर्मनी का डेक्स दोनों ही 0.2% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। A quick look at the US markets. US stocks extended their mixed performance on Wednesday, with the Nasdaq and S&P 500
falling amid selling across technology stocks. The Nasdaq Composite lost around 0.7%. The S&P 500 dipped over 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average ended on a flat note with a positive bias. Meanwhile, investors awaited remarks from Fed Chair Jerome Powell, who is expected to speak on Friday at the central bank's annual conference in Jackson Hole. His remarks will be closely watched for policy signals. The Federal Reserve Bank of Kansas City will convene its annual Economic Policy Symposium beginning today till the 23rd of this month. This 2025 event will focus on the theme labor markets in transition, demographics, productivity, and macroeconomic policy. So that we'll come back to you. We're going for a short commercial break, but when we come back, we'll take this the US market to begin with, and then of course Ambrish will take it on from there. So earlier, Siddharth, whenever there was a rate hike or a rate change expected, all eyes used to be on the Fed and Jerome Powell used to be at the center. Now there are other dynamics also playing in the US market. How impactful will this rate be on the US market? No, see, the expectation of a rate cut, I don't know, because as the indication so far from Jerome Powell is that he's going to maintain the interest rates at the current level, and yes, obviously not making Donald Trump happy. The US president has been very unhappy, and we've seen the last when the labor data came, he was very unhappy. But the surprising, or I would say the important point is that if you look at the labor data for May, June and July obviously the labor data was bad, and now what even worst is that May, June has been revised downward. The number of people joining jobs or getting jobs has again been revised downward. So that's worrisome. Yeah, so obviously indicating some kind of an impact in US economy because of the Trump's tariff whatever that policy Trump talk, we can say. Yeah, policy that he's been initiated or been after going after countries imposing high tariffs, because ultimately whatever imports you would have will come at higher cost, and what kind of impact that would have in US inflation rates. Plus there is some kind of disruption also happening in the US economy also as a result of all these things. He's taken on China, then probably climbed down. Obviously when China raised they said they'll abolish or push back on rare earth and all that. So probably those kind of things are also having a negative impact. And how does Fed see it, and what kind of commentary we get from US is obviously people are keenly watching for it. But I don't see much change in the Fed's position as of now. सिद्धार्थ, अगर हम एशिया और यूरोप के बाजारों की तरफ देखें, एशिया में मिला जुला रुख रहा, लेकिन ज्यादातर बाजार हम देखें तो चीन, जापान, हांगकांग सभी में गिरावट दिखी, और यूरोप के तीनों ही बाजारों में गिरावट का रुख रहा. तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह की अनिश्चितता बनी हुई है, उसका असर आपको दिखाई देता है कि कुछ और कारण है? नहीं, बेसिकली जो अनसर्टेनिटी है वही ओवरराइड कर रही है सभी मार्केट्स को. नहीं तो अगर आप देखेंगे चाइना में जो उनका अभी तक डेटा है, एक्सपोर्ट डेटा हो या जो उनका अभी तक जीडीपी का डेटा है, वो पॉजिटिव है. हालांकि जापान के साथ स्थिति दूसरी है, वहां पे उनके साथ दूसरी परेशानियां आ रही हैं. और लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट है अभी दुनिया भर में जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है वो मार्केट्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. जी. We move on to our next story. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Russian counterpart Sergei Lavrov reviewed the entire gamut of India-Russia bilateral relations during their meeting in Moscow today. In a joint press briefing after the talks, Dr. Jaishankar highlighted that relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships of the world after the Second World War. Both ministers reaffirmed shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia, and sectors like pharmaceuticals, agriculture and textiles will certainly help to correct the current imbalance. Both ministers also spoke about connectivity initiatives, including the International North-South Transport Corridor, the Chennai-Vladivostok Eastern Maritime Corridor, and the cooperation in the Northern Sea route. Dr. Jaishankar remarked that these corridors promise to deepen economic linkages, reduce transit times, and expand trade access across Eurasia and beyond.
He stated that defense and military technical cooperation also remains robust, and Russia supports India's Make in India goals, including joint production and technology transfer. So a great meeting, and we can see that relationship building has been strong invariably over the past so many years. But, wanting your input, Siddharth, on so India, Russia, and there is also this, I think warmth coming up between India and China. Do you think it's about, all three countries seeing that we have something common to work with each other, and our cooperation can actually counter something which is actually putting pressure on all economies? Yeah, Gaurav, as you rightly said, coming together because of only one person, I think that was Mr. Trump. So I think, and we are already been impacted directly because of our close relations with Russia. The tariff 25% penalty on Indian exports to US, obviously Mr. Trump imposing that, and also saying it very openly that yes, if you continue to buy oil from Russia, we'll impose this kind of a penalty, high tariffs on Indian exports to US. And what the same, I think, is we have seen the Chinese foreign minister coming to India, and Prime Minister expected to go to China very soon. Obviously, we are finding common interest, and I think it is also the impact that all three are large economies and have common interest. Plus, China, India, China also, obviously, after what happened 4 or 5 years on the borders, I think now again we are finding things. We want to normalize relationship because there is again common interest. China is one of our biggest imports which Chinese are into India. So I think they have major interest, plus we also have interest vice versa in terms of rare earth for our automobile sectors, all those kind of so those kind of things, renewables also. So I think those are things which are bringing us together. And in terms of Russia, I think I don't have to say it, even erstwhile USSR, be it cultural, be it defense, be it diplomatic, I think that is one Russia has been standing with us for centuries, I would say. Right. लेकिन सिद्धार्थ, अगर हम देखें ट्रंप जब से दोबारा सत्ता में आए हैं तो उनकी सारी परेशानी ब्रिक्स को लेकर थी, लेकिन जिस तरह के उन्होंने अभी काम किए और जिस तरह की बातें की, उससे कहीं ना कहीं फिर से ब्रिक्स और स्ट्रांग होता दिखाई दे रहा है. नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने. और ब्रिक्स को लेके एक उनके मन में ये एक धारणा बैठ गई है कि ये शायद डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है, ये जो एक समूह है. तो उसको लेके चाहे आप उनको देखेंगे, अगर चाहे वो ब्राजील हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, तो उसको लेके एक उनके दिमाग में एक पूर्वाग्रह जिसको कहते हैं ना, एक वो बैठ गया है. और इसी का नतीजा है कि जो हम लोगों के तरफ, जहां हम लोग बहुत करीब थे अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेके, वहां पूरी वार्ता टूट गई. उनकी जो टीम आनी थी अब वो फिलहाल नहीं आ रही है. हालांकि ये आशा की जा रही है कि वो दोबारा डेट्स अनाउंस होंगी. तो मुझे लगता है वो जो बात आपने कही वो भी बात सही है, लेकिन चूंकि इतनी कमजोर नहीं है, चाहे हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो, अर्थव्यवस्था हो, या चाइना हो या रशिया हो, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं आजकल एक क्लोजनेस, रशिया के साथ तो हम वैसे ही करीब हैं डिस्पाइट एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हमारी तरफ काफ़ी बढ़ गया है, मतलब हमारे अगेंस्ट है. बट मुझे लगता है चाइना के साथ, चाइना को भी कहीं रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर नेबर्स. तो उनको भी लग रहा है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जुड़ा है, उनकी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में, उनके जो मैन पावर है तो उसको लेके उनकी भी इस तरह की मजबूरी है, मैं कहूँगा कि इसीलिए शायद अब वो जो नज़दीकियाँ दोबारा बनती नजर आ रही है. Right. And I think economic interest, an important word you used. We have another story on relationship building on common interests. India and the Eurasian Economic Union, EU, comprising Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz Republic and Russia, have signed the terms of reference TOR to launch negotiations on a free trade agreement FTA. The Ministry of Commerce and Industry in a statement said that the proposed FTA will boost exports, support micro, small and medium enterprises, MSMEs, and diversify market access. Speaking exclusively to Akashvani, Ajay Srivastava, founder of Global Trade Research Initiative, threw light on the importance of the launch of negotiations on the FTA. India and the Eurasian Economic Union have been discussing a free trade agreement since 2017. Both have now signed terms of references to finalize
this agreement. Eurasian Economic Union is a trade bloc set up in 2015. Its members are Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, and Kyrgyzstan. Together, these countries represent over 200 million people and a GDP size of over $3 trillion. In contrast, India's GDP exceeds $4 trillion. Countries like Uzbekistan and Cuba are in line to join the Eurasian Economic Union. For India, an FTA with the Eurasian Economic Union could mean easier access to crude oil, gas, minerals, and industrial goods from Russia and Central Asia. It also creates a new market for Indian pharmaceuticals, textiles, engineering goods, and IT services. For the Eurasian Economic Union, the FTA would open doors to Indian market, one of the fastest growing economies in the world, especially as Russia looks eastward due to the Western sanctions. और चलते हैं अगली खबर की ओर। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देने, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए एक खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि ये नवाचार के इंजन हैं। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को और युवाओं को, छात्रों को जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। मैं संसद के सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। In fact, people from different parts of the country have welcomed the bill. Vivek Vashi Foundation, based in Mysuru, which is working on creating awareness among school and college students about the ill effects of online betting, welcomed the regulation. The founder member of the foundation, Nityananda, has said that the introduction of the proposed law to ban betting gaming apps is a positive move. I am proud to call this decision to ban online games a historic and wonderful decision. The reason is that for the past several years, I and my friends have been continuously trying to create awareness in hundreds of schools and colleges on behalf of the organization about the ill effects of drugs, addiction and gambling. However, it was very sad to see many students who fell into the addiction of online betting and committing suicide. The happiness and peace of many homes were destroyed due to this betting. This bill has given us new hope. Lal Hiriatrenga Changte, a social and political commentator from Mizoram, praised the bill and said it was a significant step in reducing addictive internet gaming. The introduction of this new bill, online gaming will be recognized as a sport, a legitimate form of competitive sports in India. And I am sure that with the kind of other games and sports, there will be a very healthy competitions and not only for the purpose of money, but for a healthy brain exercise. So I hope online gaming bill, I think there will be an improvement in the minds of the young and then also the people who are involved in this game. So, Amrish, you have a question. सिद्धार्थ, मैं यही पूछ रहा था, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आया है और काफी लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। क्या लगता है आपको, कितना इम्पैक्ट इसका आएगा समाज के ऊपर? नहीं अमरीश, आप जहां तक इसका जो इम्पैक्ट था, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था, जो यंगर जनरेशन पे, जो एकदम जिसको जो प्रोडक्टिविटी का उनका जो टाइम है, जब चाहे वो ऐसी जनरेशन जो पढ़ने लिखने में या इस समय और प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बजाय उनका ध्यान पूरी तरह से जो खासकर जो मनी बेस्ड जो ये ऑनलाइन गेम्स थे उनका इतना प्रचलन बढ़ रहा था कि मतलब ना केवल नई जनरेशन, कई घर के घर, और उसके बाद जो लॉसेस थे दे वर लीडिंग टू सुसाइड्स तक भी हो रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये बहुत सरकार ने बहुत जल्दी में और बहुत बढ़िया कदम उठाया है। और मुझे लगता है उसके साथ साथ जो उन्होंने बात कही है कि चाहे वो सोशल गेम्स हों या जो ऐसे गेम्स जिनका दुष्प्रभाव, उसको वो जो है उस पर रोक नहीं लगाएंगी स्पोर्ट्स वगैरह पे। जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की अवधि और परिपक्वता बढ़ाने के संदर्भ में
जांच कर रही है। मुंबई में आयोजित फिक्की पूंजी बाजार सम्मेलन 2025 में सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि परिपक्वता प्रोफाइल को बेहतर बनाने के बारे में अंशधारकों से सलाह ली जाएगी ताकि हेजिंग और लंबी अवधि के निवेश में सुधार लाया जा सके। We now take a look at crude oil prices. Brent crude was trading over 0.2% up at $67.01 per barrel, and WTI crude was trading around 0.3% up at $62.88 per barrel when reports last came in. So quickly, oil prices, Siddharth, your views, a short little answer. I think oil prices have been in this range, and this current price levels, which have been maintained for a long time, except a brief when Israel-Gaza things happened there. I think so, and it suits us. And I think you would have seen in the results, Q1 results of the Indian oil, the oil companies, these giving good, wonderful results. So this overall, it is positive for the Indian economy. Right. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading over 0.1% up at 99,670 rupees per 10 grams, while silver was also trading around 0.4% up at 1,13,610 rupees per kilogram a short while ago. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में समाचार तैयार किए जाने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.1% बढ़कर 99,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.4% बढ़कर 1,11,994 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। Thank you so much for coming on to our program, Siddharth. And now, listeners, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic equity indices end with marginal gains. Sensex closes around 82,000. Nifty settles at 25,084. India and Russia reaffirm shared ambition to expand bilateral trade in balanced and sustainable manner. And both houses of parliament passed the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025. Bill encourages esports and online social games, prohibits online money gaming. And that's all for today. Namaskar. Market Mantra.